अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब मंशा। वफाकी हुकूमत ने बजट 2026-27 पेश कर दिया है। इस बजट में जो रिलीफ दिया गया है उसमें सैलरीड क्लास को कुछ स्लैब्स के ऊपर रिलीफ दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ा रिलीफ है वो सुपर टैक्स को कम किया गया है जो कि बड़े ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई होता था। अब सवाल यह है कि हुकूमत की तरफ से ये दावा तो किया जा रहा है कि ये बजट अवाम दोस्त है, ताजिर दोस्त है, लेकिन क्या इस रिलीफ से अवाम को या ताजरों को किस हद तक फ़ायदा होगा? इसके अलावा कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है, कराची के साथ पूरे पाकिस्तान की कनेक्टिविटी होती है, लेकिन कराची में पानी का मसला है, कराची में गवर्नेंस का मसला है। कराची में हम देखते हैं कि आए रोज़ ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं जिससे कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, कराची में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी हद तक मुतासर होती हैं। तो कराची को लेकर 28th अमेंडमेंट की बाज़गश्त हो रही है। क्या कराची में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए? कराची में लोकल बॉडीज़ को इम्प्रूव होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसके अलावा पाकिस्तान ने जो सफारती तौर पर कामयाबी हासिल की है ईरान अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहिदा करवा के, अमन मुआहिदा करवा के, इसको लेकर पाकिस्तान के लिए क्या नए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? पाकिस्तान में फ़ॉरेन सरमायाकारी आ सकती है तो किस हद तक आ सकती है? क्योंकि ईरान एक बड़ा एनर्जी कंट्री है और ईरान के साथ पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन है, अगर वो आती है तो पाकिस्तान को इसके क्या फ़ायदे हासिल होंगे? और इन मामलात पर डिस्कस करने के लिए, इन सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट, साबक वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना, साबक सेक्रेटरी तजारत, साबक सेक्रेटरी वाटर एंड पावर जनाब यूनुस दागा साहब। यूनुस भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बजट तो आ चुका है और जब भी बजट आता है हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि हुकूमत कहती है बजट पेश करते हुए कि ये आवाम दोस्त है, ये ताजर दोस्त है, हमने ये रिलीफ दिया, हमने वो रिलीफ दिया। अब जो रिलीफ दिया है जो कि स्पेसिफिक जो है, हमने अपने भी प्रोग्राम्स में पहले बजट से पहले भी इस पर ज़रा ज़ोर दिया था कि जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर एक बड़ा बर्डन है, बड़ा उनका टैक्स में जो है वो कंट्रीब्यूशन है। सेकंड जो कारपोरेट टैक्स एंड सुपर टैक्स था, तो सुपर टैक्स को भी कुछ कम किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है इससे कोई बड़ा फ़र्क पड़ेगा? जी शुक्रिया मंशा। ये बहुत ही एक जिसको आपने कहा कि आपने जो बताई दो चीज़, उसमें एक और चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए अगर रिलीफ की हम बात करें, वो है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट का जो एडवांस टैक्स है उसको हम 2% से कम करके 1.5% कर देंगे और इसके अलावा हम जो 4% पे एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग को अगले साल भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो इससे ये दो एक रिलीफ्स हैं जिस पर जो एक्सपोर्ट्स को किसी न किसी हद तक फ़ायदा देंगे। लेकिन पिछले 2 साल में जो टैक्सेस की भरमार की गई एक्सपोर्ट्स के ऊपर, सैलरीड क्लास के ऊपर या फिर सुपर टैक्स के ज़रिए, ख़ास तौर पे मैं 2 चीज़ों का जिक्र करूँगा, सैलरीड क्लास का और एक्सपोर्ट्स का। उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि आप ये देखें कि जो आपका एक्सपोर्ट्स है वो कम हो गए। पहली दफ़ा है कि इतने सालों में एक्सपोर्ट्स कम हुए, जबकि आप ये कह रहे थे कि जी हमारी टैरिफ पॉलिसी, दूसरी चीज़ों से हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कामयाब होंगे। लेकिन जब आप एक जो पूरा हमारा शोबा था जिसको हमने एक बड़ा कंसेशंस दी हुई थी, सारी दुनिया देती है अपने एक्सपोर्ट्स को और उसको देखा जाता है कि आपके पीयर्स क्या करते हैं। बाकी आप ममालिक जो हैं, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, जो आपसे कम्पीट करते हैं मार्केट में, उनका अगर आप एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस देखें तो वो कहीं पे भी 20-22% से ज़्यादा नहीं है। आपने हमारी एक्सपोर्ट जिसका पहले हम 1% लेते थे उनसे, जो कि हम कहते थे फुल एंड फाइनल टैक्स है, तो फुल एंड फाइनल टैक्स तकरीबन उनको पड़ता था 15%, किसी को 20%, डिपेंडिंग ऑन दी प्रॉफिट्स। तो वो 15-20% से हमने बढ़ा के कहा नहीं जी एक्सपोर्ट्स को अब हम एक ही साल के अंदर हमने कहा कि जी हम इसको सारा पूरा टैक्स इसके ऊपर डाल देंगे। वो टैक्स जाके 55% पे चला गया। उससे क्या हुआ कि आपकी एक्सपोर्ट्स में कमी आई। दूसरा एक जो आपने नुकसान किया हमारा, वो ये किया कि हमारी जो सैलरीड क्लास है, ख़ास तौर पे वो जो कि IT और इन चीज़ों से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है, उन सैलरीड क्लास के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स किया कि फिर जो हमारे IT के ऑफिसेज, IT के जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपने ऑफिसेज पे दुबई में खोल लिया। ये मैं जंग से पहले की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने वहाँ से अपनी जितनी भी टीम थी उनको वहाँ से उन्होंने डॉलर्स में या पेमेंट्स करनी शुरू की, क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो टैक्स है। तो जहाँ पे आप 35% टैक्स ले रहे हैं वहाँ पे 0% टैक्स है। तो लोगों ने, सब ने, उनके जो स्टाफ ने, जो उनके टेक्निकल स्किल्ड लोग थे, उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे आप अपना शिफ्ट करें। तो बहुत सा हमारा IT रिलेटेड बिजनेस, उनके ऑफिसेज वहाँ पे खुल गए, जो हमने अब ये दुबई के अंदर जो हालात हुए उससे उम्मीद है कि वापस आएंगे, लेकिन बहुत सारा हम नुकसान कर चुके हैं। बहुत से लोग यहाँ से बाहर जाके कंफर्टेबल हो चुके हैं कि जी बहुत से लोगों ने अपनी एक्सपोर्ट्स को भी वहाँ से बुक करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारा एक्सपोर्ट का बिज़नेस, बहुत सारा हमारा IT का बिज़नेस जो टेक्निकल बिज़नेस है वो हम सारा शिफ्ट कर चुके हैं।
अब जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, जैसे आपने कहा कि बहुत छोटा सा रिलीफ है और वो एक सिग्नल है कि जी हम अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम रिलीफ की डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन जो अब नुकसान कर दिया ये उसी का एडमिशन है। आप क्यों ठीक कर रहे हैं इन चीज़ों को? क्योंकि आपने गलत किया था, तो जो गलत किया था उसको आप ठीक करें, अच्छी बात है, लेकिन एक नुकसान हो चुका है, उससे वापस आने में हमें 2 से 3 साल लगेंगे। आपकी एक्सपोर्ट अभी भी प्रेशर में रहेंगी थोड़े दिन। अच्छा यूनुस साहब, चूँकि आप सेक्रेटरी ख़जाना रहे, अमूमन जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो वो उसमें क्या इस तरह रिसर्च या स्टडी नहीं की जाती? यानी जो भी पॉलिसी मेकर है, अगर हम FBR की बात कर लें या जो भी हैं, जो है वो वजारत ख़जाना की भी हम बात कर लें, तो अगर 55% जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स है, 35% इधर टैक्स लगा दिया, ये जो IT के शोबा जाते हैं या जो आप कह रहे हैं सैलरीड क्लास के ऊपर लगा दिया, तो जब इतना बड़ा ये पहले कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं करते कि जी हमारे दुबई में ये टैक्सेशन है, साथ वाले मुल्क में ये टैक्सेशन है, और अगर हम ये लगा रहे हैं तो इसके ये आफ्टर इफेक्ट्स होंगे? इनके पास सारी होती हैं, ये काफ़ी हमारे बड़े समझदार लोग होते हैं जो हमारे मुख्तलिफ इदारों में होते हैं, हमारी मिनिस्ट्रियों में होते हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको पता होता है कि किस टैक्स का, किस टैरिफ का क्या इम्पैक्ट आएगा। तो क्या वो चाहते हैं कि यहाँ से भाग जाएं, सारे कोई काम ना करें? लेकिन बात ये है ना कि देखें, पॉलिसी हमारे यहाँ एडॉकिज़म होती है, बजट के वक्त एक बहुत ख़तरनाक किस्म की एडॉकिज़म होती है, और वो जो उनको समझ में आता है उसको कर रहे होते हैं, किसी भी पॉलिसी को नहीं देखते। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे अगर आप बात करें पाकिस्तान की, तो 2 मेन आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मुस्तकबिल का एक प्लान बनाते हैं, इकोनॉमिक प्लान जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक प्लान पे मुल्क चलते हैं। तो इकोनॉमिक प्लान के 2 हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट है उड़ान पाकिस्तान जो आपने पढ़ा होगा, और एक प्राइम मिनिस्टर का इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, ग्रोथ पॉलिसी, वो इनका इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन प्लान इस तरह का नाम है उसका। उन दोनों में वो कहते हैं कि जी हमने 6 से 7% ग्रोथ पे जाना है, ठीक है ना, ये एक पॉलिसी आपकी हो गई। अब आपका प्लान है, अब प्लान जब आप बनाते हैं, इकोनॉमिक प्लान एक बड़ा सीरियस चीज़ होती है कि आपने 5 साल का अपना एक रोड मैप बना दिया, उसके बाद फिर आप सारी पॉलिसीज़ उसी प्लान के मुताबिक होनी चाहिए, जिसमें आपकी टैक्सेशन पॉलिसी है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं, एनर्जी पॉलिसी है, जिन भी पॉलिसीज़ का है, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिस्कल पॉलिसी हो गई, उन सारी पॉलिसीज़ शुड रीड इनटू दैट इकोनॉमिक प्लान। होता क्या है कि वो तो प्लान कह रहे हैं कि 6-7% में पहुँचेंगे, लेकिन आप सारी जो पॉलिसीज़ हैं आपकी वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है, जो कि आपकी ग्रोथ को रोकने वाली पॉलिसी है, जो कि IMF आपको कहता है। आपकी जो इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इन्फ्लेशन अगर जहाँ पे होती थी 5-6%, तो आपका इंटरेस्ट रेट 10% होता है। अब जहाँ पे आप 5-6% का रियल इंटरेस्ट रेट इसको कहते हैं, जो आपकी इन्फ्लेशन से ऊपर जितना आप रखते हैं, नॉर्मली इन्फ्लेशन से 1-2% ऊपर रखा जाता है सारी दुनिया में, हमारे 5-6% पे हमने चलाया पिछले 2019 से, जब से हम IMF प्रोग्राम में। कभी कभी तो ये 10% भी ऊपर हो और 8-8% भी ऊपर रहा। तो जहाँ पे इतना ज़्यादा आप रियल इंटरेस्ट रेट रखेंगे, तो उसमें सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही कमा सकता है, बाकी और कोई सेक्टर नहीं उसमें ग्रो कर सकता। सेकेंडली आपकी ग्रोथ नीचे आ जाती है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन नीचे आ जाती है। तो आप देखें पिछले सारे दौर के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुकी रही, अब भी आप उसी पॉलिसी पर हैं। आपकी टैक्सेशन पॉलिसी इतनी हाई है, आप देखें ना, जहाँ पे 55-60% के करीब टैक्स लग जाता है आम एक कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, जहाँ पे ये सुपर टैक्स वगैरह सब अगर मिला लें आप, तो 55% के ऊपर, 45% के ऊपर, 60% के ऊपर जहाँ पे टैक्सेस चल रहे हों, वहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ पे ग्रोथ कैसे आएगी? तो डेफिनेटली आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी कॉन्ट्रैक्शनरी है, आपकी टैक्सेशन पॉलिसी भी कॉन्ट्रैक्शनरी है। तो जो आपका उड़ान पाकिस्तान में या प्राइम मिनिस्टर के प्लान में जो है, वो प्लान फिर साइड पे रह जाता है ना। तो फिर तो आप जो भी आपके प्लान पॉलिसी जिसका भी जो भी उसको आप नाम दे दें, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे तो जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसको एक साइड पे कर रही है, उसके अगेंस्ट है, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपकी फिस्कल या आपकी जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो उसके अगेंस्ट है। तो फिर एक इसी कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन जब इन्वेस्टर को नज़र आता है कि यार ये ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं या कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो अब ग्रोथ की तरफ जब जा रही होती है इकॉनमी, तो उसके लिए फिर वो ये देखता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है या आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसमें कौन से सेक्टर को आप प्रेफर कर रहे हैं। अभी जिस तरह यूनुस साहब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट का, कि आप सही आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, आप फ्यूल के ऊपर लेवी लगा दें, और आप बेशक वो कोई बाइक वाला है, गाड़ी वाला है, बस वाला है, लैंड क्रूज़र वाला है, सबसे आप जो है वो इक्वली निकलवाते जाएँ। तो क्या ये पॉलिसी आप समझते हैं कि इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस से डायरेक्ट यानी टैक्स बेस बढ़ाने की बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने से कोई फ्रूटफुल नताइज हासिल होंगे?
क्योंकि टैक्स बेस नहीं बढ़ रही, जो पहले से हैं टैक्स नेट में वही हैं, और जब कहीं इनका ज़्यादा भी बर्डन डाल दें तो उन्हीं के ऊपर ही डाल दिए जाते हैं जो पहले से टैक्स दे रहे होते हैं। बात यह है कि देखें, गवर्नमेंट का तो आपको पता है कि गवर्नमेंट तो एक बहुत ज़्यादा एलीट कैप्चर में बैठी हुई है, वहाँ पे तो उनकी पॉलिसीज़ एक ख़ास तबके जो हैं वो ही डिक्टेट करते हैं। लेकिन जो हमारा सो कॉल्ड रिफॉर्म्स लेके आना वाला IMF का इदारा है, उसकी भी परफॉर्मेंस इस बारे में बड़ी पुअर रही है कि वो वैसे तो गवर्नमेंट को पुश करता है हर चीज़ में कि जी रिलीफ मत दो, वो रिलीफ मत दो, ये मत करो, हर टैक्सेशन हमें बताया जाता है कि हर चीज़ जो गवर्नमेंट करने जाती है उसके पहले IMF से साइन कराती है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को देखें, इसकी स्टोरी कब से हम चल रही है, और IMF के पता नहीं कितने प्रोग्राम होंगे, वर्ल्ड बैंक के कितने प्रोग्राम होंगे, ये जो प्रोग्राम 2019 से 7 साल से चल रहा है, इस 7 सालों में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हम सुन रहे हैं कि दिया जाएगा। अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो पाकिस्तान में है उसके लिए सूबे अपना एक बजट रखते हैं कि हम इतना वसूल करेंगे। IMF ने कभी उसको नहीं चेक किया कि ये आप इतना कम क्यों रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंध की मिसाल देता हूँ, वर्ल्ड बैंक के अपने जो एस्टिमेट्स हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में अगर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लिया जाए तो वो 1% ऑफ द GDP के बराबर होगा। 1% ऑफ द GDP आपका तकरीबन 1200 अरब रुपए होता है, और 1200 अरब का टैक्स जमा होना चाहिए। चलें वो फ़ौरन नहीं होता, इतनी एफिशिएंसी नहीं आती, तो उसका कोई 50%, 40%, 10%, 20%, कोई तो फिगर होना चाहिए ना। अगर वो 1200% को अगर सिंध के लिए रखा जाए तो सिंध तकरीबन 25% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की, तो उस 25% पे 1200 का तकरीबन 300 अरब रुपए होता है। और इस दफ़ा बजट के अंदर सिंध के बजट में सिर्फ 6 अरब रखे गए। तो जहाँ पे 300 अरब का आपका पोटेंशियल है, वहाँ पे अगर सिर्फ 6 अरब लेते हैं, और इस साल जो वसूल करने का टारगेट उन्होंने रखा है वो तकरीबन 2 अरब का है। अब जहाँ पे 2 अरब लेंगे, 6 अरब लेंगे, अब वो एक पूरा सेक्टर जिसका तकरीबन 22%, 23% है GDP का हिस्सा, वो अगर टैक्स से आपने बाहर कर दिया कि जी आप आराम से बैठें, आपको हम सारे शहरों वाले कमा के दे देंगे, और आपके यहाँ जो भी आपके इरीगेशन वगैरह, रोडें वगैरह हम सब आपको बना के देंगे, आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे मुल्क में फिर ग्रोथ बैलेंस नहीं होती, और फिर आपको जिन जिन जगहों से ग्रोथ लेनी चाहिए आप ले नहीं सकते। यूनुस साहब, आपने सिंध की बात की तो हम कराची के ऊपर स्पेसिफिक जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नेंस है सिंध की, ये भी एक बड़ा चैलेंज है और बड़ा इशू है, और इसको लेकर आजकल 28th अमेंडमेंट की भी बात गश्त हो रही है। ब्रेक पर हम चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी एक ब्रेक पे चलते हैं। जी वेलकम बैक। यूनुस साहब, कराची में हम मौजूद हैं। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, पोर्ट सिटी है, और जब हम देखते हैं कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिलखुसूस कराची की गवर्नेंस, तो फिर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। और आजकल 28th अमेंडमेंट की भी बात गश्त हो रही है, जिसके बैक हैंड पे यही है कि कराची में ज़ाहिर है कि एक गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। फिर जो है वो कराची को वफाक के हवाले करने की भी बातें हो रही हैं, लेकिन अल्टीमेट इशू ये है कि कराची में गवर्नेंस बेहतर हो। हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ का विज़िट करते हैं, और जब भी हम बिज़नेस कम्युनिटी से भी मिलते हैं तो वो भी अपने जो है वो जब इश्यूज़ हमें बताते हैं तो अंदाज़ा होता है कि कितना मुश्किल है कारोबार करना। तो ये कहा जाता है कि जी 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी किस हद तक ज़िम्मेदार है। इससे पहले हुकूमतें थी, MQM भी जो है हुकूमत का हिस्सा रही, इससे पहले जमात इस्लामी के भी मेयर रहे। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? आज कराची जो इस नहज के ऊपर है, तो कराची के 3 बड़े अगर मसाइल में आपसे पूछूं तो वो क्या है और उनका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, जिम्मेदारी तो तमाम सियासी पार्टियों की बनती है। उस लिहाज से कि अगर आप देखें कराची 90s तक बिल्कुल ठीक था, अर्ली 90s तक मैं बात करूँगा। 80s के एंड से एक मसला शुरू हुआ। 80s के जो लेट 80s से यहाँ पे लिसानी सियासत शुरू हुई, और हैदराबाद इंटीरियर में भी आप ये लिसानी सियासत की अगर आप इब्तिदा बिल्कुल पूछें तो फिर 70s से शुरू होती है। 70s के अंदर हमारे जो अगर आप बजट उसको देखें, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को अगर हमारे आप देखें, तो हमारे आइन में अगर किसी सूबे की तकसीम है तो वो सिर्फ सिंध है। रूरल अर्बन कोटा अगर है कहीं पे तो वो सिर्फ सिंध में, पंजाब में नहीं है। आपको पता ही है पंजाब में रूरल अर्बन कोटा नहीं है CSS में, KPK में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है।
अब मुझे ये बताइए, रूरल अर्बन कोटा जब हमने रख दिया तो आपने एक तकसीम कर दी, तकसीम तफरीक आपने कर कर दी। दी, अपने हाथों से कर दी। हालांकि अगर सूबे की बात की जाए तो सूबे की तो जो डिमांड है वो हज़ारा सूबे की कब से है, साउथ पंजाब की है, हमेशा से ग्रीवेंसेस हैं, तो वहाँ पे कोई तकसीम नहीं रखी गई। अब ये बताइए कि इसका जो बताया जाता है हमें लॉजिक, वो ये बताया जाता है कि रूरल एरिया का एक जो बच्चा है वो जब तालीम हासिल करता है तो उसको वो सहूलतें नहीं मिलती थी, रूरल कोटा ही मिलेगा उसे। तो वो चूँकि सहूलत नहीं मिलती थी उसको, तालीम यहाँ की ज़्यादा बेहतर थी, तो अगर आप ओपन मेरिट रखेंगे तो सिंध की सारी पोजीशन शायद अर्बन वाले ले जाते उस ज़माने में। अब तो अर्बन की भी तालीम का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन उस ज़माने में अर्बन की बहुत अच्छी थी तालीम, तो वो उनको था। तो भाई ये खौफ तो फिर उधर भी होना चाहिए ना, पंजाब में भी। एक चोलिस्तान के डेजर्ट के टाट स्कूल में पढ़ने वाला HSN कॉलेज वाले के साथ CSS में कम्पीट कर सकता है, FC कॉलेज वाले के साथ कर सकता है कम्पीट, वो भी नहीं कर सकता। उसके लिए भी ये इशूज़ हैं। ये इशूज़ आपको KPK में भी थे कि KPK में भी जो आपका इस्लामिया कॉलेज से, बंस कॉलेज से, एबटाबाद के अच्छे अच्छे स्कूलों से वो पढ़ा हुआ, और वो उसको आप कोहिस्तान वाले के साथ कम्पीट करा दें तो कोहिस्तान वाला तो नहीं कर सकेगा कम्पीट। ये हर जगह के इशूज़ हैं, लेकिन ये सिर्फ तफरीक रखी गई सिंध में, और वहाँ से वो आपकी पड़ गई। यानी 70s से ये सिलसिला शुरू हुआ। 70s से सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ पे आपने लिसानी तौर पे सूबे को तकसीम कर दिया। फिर ये आके 80s में लिसानी सियासत जो बहुत ज़ोर पकड़ गई, और फिर इधर लोगों का कत्लेआम और एक दूसरे को मारना और वायलेंस, दहशतगर्दी, हर किस्म की जो इधर एक दूसरे के साथ उन्होंने ज़्यादती की, और इसको चलाया गया। इस सियासत ही इस पर आज तक चल रही है। आज तक रूरल अर्बन की सियासत चल रही है, लिसानी सियासत चल रही है पाकिस्तान में, और उसकी वजह से सूबा सिर्फ सफ़र नहीं कर रहा, पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। पूरा पाकिस्तान कराची से, क्योंकि कराची जो है ना, कराची को इग्नोर करके कोई इस्लामाबाद में आराम से बैठा हुआ है, वही समझ रहे हैं कि जी पाकिस्तान तरक्की कर लेगा और हमारे जो टारगेट्स हैं हम कर लेंगे पूरे, कभी भी नहीं होंगे। या मुझसे आज लिखवा लें, कराची आपका इंजन ऑफ ग्रोथ है, यहाँ से 50% आपकी एक्सपोर्ट्स होती है, 60% टैक्सेस जमा होते हैं, आपका फाइनेंशियल हब है, आपकी पोर्ट्स दोनों इधर हैं। जब तक ये आप सारे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, आप कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ा दो, ठीक है, एक्सपोर्ट इस वक्त आप देख लें पोजीशन हमारी पोर्ट्स की, वहाँ से जो गाड़ियों की, जो टैंकर्स की आमद और रफ्त है, उसके अंदर कितने मसले हैं, वो चौक हो जाती हैं। 2-2, 3-3 दिन बाद वहाँ से वो एक कंटेनर निकलता है। जो 3-4 दिन एक कंटेनर रुक जाए तो वो आपकी सारी कॉस्ट बढ़ जाती है। आप कैसे डबल करेंगे अपनी एक्सपोर्ट्स को? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उसको करने का, वो करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो जो भी इस वक्त, और ये नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, बेशुमार रिसोर्सेज कराची खुद जनरेट करता है, क्योंकि कराची को एक सेटअप दे दिया जाए जिसमें ये अपना काम कर ले, तो कराची से जितना भी जमा होता है टैक्स और रेवेन्यूज, फेडरल गवर्नमेंट को एक पैसा कराची को नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं तो इससे सख्त खिलाफ हूँ जो कहते हैं जी कराची पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कर दिया, वो मत करें प्लीज़। सेटअप ठीक बना दें जिससे कराची से जमा होना पैसा यहाँ पे खर्च हो जाए। लेकिन सूबाई हुकूमत का हमेशा से शिकवा ये होता है कि वफाक की तरफ से प्रॉपर फंड नहीं मिलते। अब ये तो ये शिकवा किस हद तक आप समझते हैं कि दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। वफाक से जो सब सूबों का हक है वो मिल जाता है उनको NFC के तहत, और जो 7th NFC के अंदर जो वफाक को कंगला कर दिया गया, मैं तो ये कहूँगा कि उसके बाद से वफाक के पास कुछ बचा ही नहीं। वो तो बेचारे कर्ज़ों में ही चल रहा होता है, सिर्फ कैश पैसे तो सूबों के पास ही हैं। सूबों का आप देख भी ले सबके लाइफ स्टाइल्स, तो ठीक है, लेकिन सूबों के पास जो आ रहा है इस वक्त पर कैपिटा रेवेन्यू कराची का, वो 50,000 रुपये है पर कैपिटा हर साल जो मिलता है, 50,000, और पंजाब का 38,000 है। कराची 12,000 रुपये पर हेड ज़्यादा कमाता है पंजाब से। उसकी वजह दो हैं कि चले NFC में तो एक जैसा ही सबको मिलता है, लेकिन कराची जो टैक्स देता है वो सूबाई हुकूमत को मिलता है, GST ऑन सर्विसेज, वो लाहौर इतना सारा पूरे पंजाब का नहीं दे सकता, कराची बहुत ठीक ठाक देता है, तो वो इसलिए पर कैपिटा बहुत ज़्यादा इधर से मिलता है। सेकेंडली ऑयल एंड गैस की जो रॉयल्टीज़ मिलती हैं डायरेक्ट ट्रांसफर्स में फेडरल गवर्नमेंट से, तो ये मिल के सिंध के पास रिसोर्सेज पंजाब से तकरीबन मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 25% ज़्यादा रिसोर्सेज हैं सिंध के पास जो आते हैं टैक्स के। मैंने कहा ना 50,000 रुपये पर हेड है और 38,000 रुपये पर हेड है। तो जैसे यूनुस साहब, कराची में पानी का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, गवर्नेंस का इशू है, तो इनका सोल्यूशन क्या आप समझते हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए? जो 28th अमेंडमेंट में भी कुछ जो हैं वो भी सामने तो कोई ड्राफ्ट नहीं आया, लेकिन जो भी डिस्कस हो रही है, तो सोल्यूशन आपकी नज़र में क्या है? सोल्यूशन यही है, देखें, एक सोल्यूशन तो जो होना था, जो 27वीं तरमीम में एक सूबाई हुकूमत के जो नुमाइंदे हमारे,
वो अगर थोड़ी सी अपनी समझदारी का मुजाहरा करते तो 27वीं अमेंडमेंट में ये बात आ गई थी कि आप लोकल गवर्नमेंट्स को थोड़ा एम्पावर कर दें, लोकल गवर्नमेंट्स को दे दें। लोकल गवर्नमेंट से इन्होंने लिया था ना, आपको याद होगा मुशर्रफ के दौर में सारे काम लोकल गवर्नमेंट्स करती थी, शहरी हुकूमत करती थी। शहरी हुकूमत के पास जो बजट था वो सिंध का 40% बजट था। और जब मुशर्रफ हुकूमत थी तो कराची में जितने तरक्याती काम हुए, जब मेयर मुस्तफ़ा कमाल थे या नेमतुल्लाह खान थे, तो उस वक्त उन्होंने काफ़ी एम्पावर किया था। एम्पावर किया ना कि जी उन्होंने कहा कि जी इनके पास वाटर, सीवरेज, रोड कंस्ट्रक्शन, आपके जो ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट, ये सब चीज़ें उन्होंने दी थी और उसके ऊपर फिर काम उस तरह। अब इस वक्त अगर, और दूसरा एक हमारा बड़ी जो ज़्यादती की गई वो ये की गई, 7th जो NFC के अंदर जो लोग बैठे हैं उन्होंने सिर्फ सूबों का ख्याल किया, ना वफाक का उन्होंने ख्याल किया। आपको पता ही है उसके बाद से वफाक कंगाल हो चुका है, आज तक कर्ज़ों पे चल रहा है। दूसरा, ना उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को पैसा जाता था 1/6 ऑफ GST, तो ना लोकल गवर्नमेंट को गया और ना ही वफाक को गया। क्या हुआ था कि 90s में उसमें नवाज शरीफ साहब के पास लोग गए, उन्होंने कहा कि जी 99 में कि जी आप ये ख़त्म करें, ऑक्ट्राई ये कलेक्ट करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स और हमें रोड के ऊपर तंग करते हैं, तो ये आप उसके GST में भी हमारे एक दफ़ा ले लें और उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दें। तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया कि पहले उसको 2.5% रखा, फिर उसमें उन्होंने 1/6 ऑफ GST कर दिया कि 1/6 ऑफ GST जो है वो हम कलेक्ट करेंगे, आप कलेक्शन बंद कर दें। उन्होंने KMC को, लाहौर को, सबको जहाँ जहाँ से भी कलेक्ट होता है तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को कहा आप बंद कर दें, हम आपको पहुँचा देंगे ये पैसे कलेक्ट करके। तो ये शुरू हो गया और ये चलता रहा 2010 तक। वो टैक्स आपने कहा कि हम कलेक्ट करके आपको देंगे। तो ये एक जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था उसकी बेईमानी और खिलाफ वर्जी हो रही है आज तक, उसको ठीक नहीं किया जा रहा। हमने इस दफ़ा भी इनको, जब NFC हो रहा था तो हमने उसको खजाना के अपने जो लोग उनके मेंबर्स हैं NFC के, उनको सबको हमने लिख के भेजा है कि भाई खुदा के वास्ते अगर वो मिलता ना तो इस वक्त जो ऑक्ट्राई के अगेंस्ट आपको दिया जाता है सिर्फ 24 अरब कराची, वो इस वक्त मिलता है 250 अरब। तो 250 अरब से काफ़ी मसले उनके हल होते हैं, लेकिन देखिए कोई देगा ही नहीं पैसा कराची को। यूनुस दागत साहब के साथ प्रोग्राम जारी है। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहदे के बाद क्या पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्या मौक़े हो सकते हैं, फ़ॉरेन सरमायाकारी आ सकती है या नहीं आ सकती है तो कैसे आ सकती है। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूनुस साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहदा हो जाता है तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? ये तो बड़ा हमारा जो है वो सफारती लिहाज पर बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी एंड मिलिट्री क़यादत की, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मुआशी लिहाज से हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मौक़े हैं, अगर हम बिल्कुल अपने रीजन में ही देखते हैं? देखिए, ईरान जो है और पाकिस्तान, इनका एक बड़ा अच्छा एक अब ताल्लुक़ बन चुका है और इसका दोनों ममालिक को फ़ायदा होना चाहिए। अब इस वक्त भी आप देखें कि इस वक्त जो हमारे रीजन में सबसे करीब हमारे पास एनर्जी का हब है वो ईरान है। चाहे हम कोई क्रूड ऑयल लेना चाहें, चाहे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेना चाहें, डीजल या पेट्रोल, या फिर हम गैस की जो वहाँ से लेना चाहें, तो इस वक्त हमारी गैस LNG के ज़रिए आ रही है कतर से। और आपको पता है कि हमारा एक पाइपलाइन का मुआहदा उनसे पुराना एक पेंडिंग है। अमेरिका की सैंक्शंस की वजह से हम नहीं कर सके, लेकिन अब उसको अगर हम करने चाहते हैं तो बहुत से माहिरीन का ये कहना है कि उसके अंदर जो रेट्स रखे गए हैं वो हमें शायद फ़ायदा नहीं देंगे, तो हमें एक दफ़ा रीनेगोशिएट भी करनी पड़ेगी। तो इस वक्त वो पोजीशन है कि जब एक जो आपका भाईचारा इतना अच्छा है कि आप रीनेगोशिएशन की बात भी करेंगे तो हमें ईरानी क़यादत से उसमें मदद मिलेगी। उसको फौरी तौर पर आई एम श्योर कि इसके ऊपर काम हो रहा होगा, तो उसको फौरी तौर पे हमें फाइनलाइज़ करना चाहिए। तो गैस का हमारा जो, और फिर LNG के जो हमारे मुआहदे इस वक्त कतर के साथ भी आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो कतर के जो हमने मुआहदे किए हुए जिसमें हमारे पास मैंडेटरी हमने लेनी है उनके साथ LNG, वो उनसे हम मुआहदों में अपने लिए नरमी कर लें कि हम कम से कम LNG इंपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पाइपलाइन के जरिए ईरान से लें, तो वो हमें बहुत सस्ती पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो उस वक्त सारी दुनिया से आ रहे हैं, वो अगर पाइपलाइंस के ज़रिए यहाँ से आ जाएं तो उसमें भी हमारी जो फ्रेट की कॉस्ट काफ़ी हम बचा सकते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें पाकिस्तान में सस्ती मिलेंगी। तीसरा, हम रिफाइनरीज़ के लिए काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं अरब कंट्रीज़ के साथ, तो अगर वो रिफाइनरीज़ हम लगा लेते हैं और वो ईरान के ऑयल्स, क्रूड ऑयल के साथ, तो वो भी हम रिफाइनरीज़, पेट्रोकेमिकल्स, इस तरह बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पाकिस्तान अपने अरबों डॉलर के सालाना बचत कर सकता है जो इंपोर्ट बिल में हमारी है।
तो इसलिए मेरा अपना ही ख्याल है कि पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा। दूसरा, ईरान को ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर बेस है। ईरान बहुत सारी अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से भी चावल जाता है। तो इस वक्त भी जो बॉर्डर के ऊपर बार्टर कह लें, स्मगलिंग कह लें, जो भी आना जाना है, वो किसी हद तक हमारे यहाँ से चावल और ये अजनास जाती हैं और वहाँ से ये पेट्रोल और डीजल वहाँ से आता है। यूनुस साहब, अब लास्ट मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आप पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। जैसे चाइना को हमने देखा कि चाइना एक कंसिस्टेंसी के साथ एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर चला और चाइना ने वो हासिल 1 सदी में, 100 साल में कर लिया, जो कि शायद मगरब या अमेरिका सदियों में हासिल नहीं कर सका। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान में आवाम की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कौन से ऐसे स्टेप हैं, 1 लाइन में आप क्या बताएंगे कि ये आज हम करते हैं तो इसके नतायज हमें जो है वो इतनी देर में आना शुरू हो जाएंगे, और ये हमने करना है अगर हमने अपनी इकानमी को या ख़ुद मुख्तार होना है या IMF से जान छुड़ानी है? देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका सबसे बड़ा मसला है कि आपकी अपनी होममेड पॉलिसी कोई नहीं। सबसे पहले काम शुरू ये करें कि अपनी एक घर के अंदर बैठ के अपनी एक होममेड इंडिजिनस पॉलिसी बनाएं, एक इकोनॉमिक प्लान बनाएं और उस इकोनॉमिक प्लान के तहत सारी पॉलिसीज़ बनाएं। और आप ये देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ अगर आपके पास वक्त है। 1990s में चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब का जो GDP है ना पर कैपिटा, वो आपसे कम था, सबका आपसे कम था। आप सबसे अच्छा कर रहे थे। एक्सपोर्ट्स आपकी वियतनाम से ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट आपकी बांग्लादेश से ज़्यादा थी, और इंडिया के भी 1/3 थी तकरीबन। आज वो सब एक्सपोर्ट्स में कहीं निकल गया, उनका GDP कहीं निकल गया। क्या हुआ आपके साथ इन 30 सालों में? 30 सालों में आप चले गए ये डोनर्स के चक्करों में कि जी आपको बड़े रिफॉर्म्स चाहिए, आप तो बड़ा ख़राब आपका मुल्क चल रहा है, और जो हम सबसे आगे थे हम सबसे पीछे हुए। तो ये सिर्फ आप देखें कि ये अंधाधुंध जो IMF, वर्ल्ड बैंक, ये जितने भी डोनर्स हैं, इनके पीछे, इनकी पॉलिसी के पीछे ना चलें, अपनी पॉलिसीज़ बनाएं। ये वाशिंगटन की पॉलिसी आपके पास लेके आते हैं। वाशिंगटन के हालात में और आपके हालात में बहुत फ़र्क है। अब तो वाशिंगटन भी नहीं मानता उन पॉलिसी को, वहाँ पे भी प्रोटेक्शनिज्म है, वहाँ पे भी ट्रम्प साहब का टैरिफ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो जैसे यूनुस साहब 10 सियासी जमातें हैं, 10 डायरेक्शंस हैं, हर 6 महीने बाद एक नई पॉलिसी नज़र आ जाती है। तो जैसे आपने कहा कि हम 30 सालों में बिल्कुल बद से बदतर हुए, तो फिर ये अभी तक तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त भी हम सिर्फ एडॉकिज्म पे चल रहे हैं। हमने अगला साल निकालना है, हमने IMF की किस्त लेनी है, हमने ये करना है। IMF की किस्त मिल जाती है, बस ये इनका एक टारगेट है। अब जो मुल्क, जिसकी माशी टीम IMF की किस्तें लेने के चक्कर में जो है ना अपनी पॉलिसी को आगे पीछे कर दे, अपने प्लान्स को छोड़ दे, और आपका कोई भी मुल्क का मफाद या आपका जो, तो इसमें आप देखें ना, आप न सिर्फ ये कि इकोनॉमिक सारे, बल्कि आप पॉवर्टी में कहाँ पहुँच गए, आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ पहुँचा है, आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बिल्कुल नीचे आ गई। पहले आप सब साथ थे, आप इनसे कहीं पे कुछ लोगों से आगे भी थे इन सब चीज़ों में, जिन चीज़ों का मैं नाम ले रहा हूँ, इन सब चीज़ों में आप बहुत नीचे आ गए। क्योंकि ये जिन पॉलिसीज़ को आपको बताते हैं रिफॉर्म्स के नाम पे, वो आपके रिफॉर्म्स नहीं, वो आपकी तबाही है। आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, यही सारी जिस किस्म की टैरिफ पॉलिसियाँ जो आजकल हम लेके चल रहे हैं। खुदा के वास्ते अपने मुल्क के लिए सोचना शुरू करें, थोड़ा सा अपने ऊपर एतमाद करें कि आप भी अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। हमारे मुल्क में ये एतमाद बहुत कम है। वो बाहर से आगे जो कह देता है वो कहते हैं बस ये। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे यूनुस दागा साहब, और हमने कोशिश की कि आज यूनुस दागा साहब के साथ हम कराची के मसाइल को लेकर, पाकिस्तान की मईशत को लेकर डिस्कस करें कि बिलखुसूस कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, पाकिस्तान का इंजन है, इकनॉमिक इंजन है, इसमें जो हमें बैड गवर्नेंस दिखाई देती है, इसमें हमें जो मसाइल दिखाई देते हैं। जैसे यूनुस साहब ने कहा कि हमने अपनी होम मेड पॉलिसी बनानी है। जब तक हम अपनी घर की खुद के ऊपर एतबार करके, ट्रस्ट करके, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक कोई बेहतरी जो है या बेहतरी के आसार दिखाई नहीं दे रहे। हमने देखा कि पाकिस्तान ने ही जो है ये प्रूव किया है, हमारी ही मौजूदा सियासी, हमारी ही मौजूदा मिलिट्री क़यादत ने प्रूव किया है कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान वॉर हो रही थी तो दुनिया के बड़े बड़े मौशी लिहाज से इस्टेब्लिश कंट्री कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं था कि हम जाएं और दरमियान में पड़े और सुलह करवाएं। हमने इनिशिएटिव लिया, हम उसमें जो है वो कामयाब भी हुए। तो मईशत जिससे 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जो है वो बका वाबस्ता है, तो इसके लिए हमने इन्हसार करना है कि जैसे हमने फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाले फ़ुटबॉल का जिक्र किया, जो कि दागा साहब
के पास आया है, पीछे पड़ा हुआ है कि ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, और अगर पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट निकल कर पाकिस्तान दुनिया में अपना एक लोहा मनवा सकती है बड़े कंपटीशन ओपन मार्केट के अंदर, तो क्यों नहीं जो पाकिस्तान का इन्वेस्टर है, जो बाहर दुबई में पैसे लगा रहा है, पाकिस्तान का इन्वेस्टर अगर चाइना के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकता। इसके लिए हमने वो साजगार माहौल बनाना है, और वो साजगार माहौल बनाना जो है वो हुकूमत वक्त का काम है। अच्छा है आपने जो है वो सैलरीड क्लास को थोड़ा सा रिलीफ दिया है, अच्छा है आपने सुपर टैक्स माइनर्स कम किया है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हमने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है, और उस लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर हमने जो है वो अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। इंडस्ट्री लगेगी, कारखाना लगेगा, फैक्ट्री लगेगी, रोज़गार मिलेगा तो लोगों के पास खाने पीने को आएगा तो एक सर्कल चलेगा। ये एक सिंपल सी बात है, और इसके लिए जो है ज़रूरत सिर्फ इस समर की है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए बोल वीकेंड स्पेशल विद ज़ोहेब मंशा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।